Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to study the second chapter, that is from trade to territory, and I'm having the book with me, our past class 8. ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, देखो इसका टाइटल ही देखो आप, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. ठीक है, ट्रेड से टेरिटरी मतलब अब उन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस से किस तरीके से लैंड को एक्सपेंड किया. ठीक है, टेरिटरी का मतलब लैंड भी होता है, एम्पायर भी होता है. ठीक है, तो ट्रेड से किस तरीके से एम्पायर बनाया किसने? द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर. ठीक है, जो कंपनी थी उसने किस तरीके से अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया, हम वो सब क्या पढ़ने वाले हैं इस सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. देखो आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो तो इतना तो एक्सपेक्टेड है कि आपने क्लास 7 का कुछ तो आपको थोड़ा बहुत याद ही होगा, है ना. क्लास 7 में आप मुगल एम्पायर तक का पढ़ चुके हो, क्लास 7 में आपने 150 सालों तक का पढ़ लिया है. तो आप 8th क्लास में क्या है, एडवांस ही करोगे ना, क्योंकि देखो हर क्लास में क्या होता है कि हम नया सीखते हैं और उससे आगे सीखते हैं, अगले लेवल का सीखते हैं ना. तो अब इसी में हमने क्या है कि अभी तक जो पढ़ा था, अब आगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से इंडिया पर कब्जा किया, किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को अपना बढ़ावा दिया, तो वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. तो अब जो औरंगज़ेब है, औरंगज़ेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर. हमने जैसे मुगल रूलर्स के बारे में 7th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मुगल रूलर्स ने हमारा 18 मतलब लास्ट जो रूलर था वो कौन सा था, हमारा औरंगज़ेब था 1707 तक. ठीक है, तो 15 से 70 के ऑलमोस्ट क्या है कि हमारा मुगल रूलर्स का टाइम पीरियड रहा है. तो जो औरंगज़ेब था उसमें लास्ट पावरफुल रूलर माना गया है. ठीक है, उसने एस्टेब्लिश कर दिया था अपना जो कंट्रोल है पूरे टेरिटरी का, जो मतलब कि जितना भी उसने पार्ट में अपना एरिया में अपना कंट्रोल किया था, तो उसको इंडिया के नाम से जाना जाता है. और उसकी डेथ के बाद 1707 उसकी डेथ के बाद जो बहुत सारे जो मुगल गवर्नर्स आए, बड़े बड़े जमींदार आए, जिन्होंने अपनी अथॉरिटी को मानना शुरू किया और एक नए अपने रीजनल किंगडम्स बनाए. मतलब क्या है कि जब मुगल एम्पायर में औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद, अब ये तो नहीं कि औरंगजेब की डेथ होगी तो मुगल एम्पायर खत्म हो गया, उसके बाद दूसरे किंगडम्स आए होंगे, दूसरे जमींदार आए होंगे, जिन्होंने अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने राज्य स्थापित करे. ओके, एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया. और फिर क्या हुआ कि कुछ एरियाज़ में बहुत पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्ज हुए. इमर्ज क्या होते हैं, ओरिजिन हुआ, स्टार्टिंग हुआ. दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर. अब जो दिल्ली था अब वो ज़्यादा टाइम तक इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा, क्योंकि जैसे पहले क्या है कि मुगल के टाइम में जो दिल्ली था वो मेन सेंटर रहा है. ठीक है, दिल्ली सल्तनस के नाम के टाइम पीरियड में भी दिल्ली मेन जो सेंटर रहता था. अब दिल्ली क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव सेंटर नहीं रहा है, क्योंकि हर एरियाज में जो किंगडम्स हैं वो इफेक्टिव लेवल से इमर्ज हुए. बट बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, लेकिन 18th सेंचुरी के हाफ तक क्या हुआ, एक नई पावर एक इमर्ज हुई. ठीक है, एक पॉलिटिकल ओरिजिन, उसका नाम क्या था, ब्रिटिश. ठीक है, तो अगर 18th सेंचुरी की हाफ की बात की जाए तो एक जो पहले तो क्या था कि मुगल के जाने के बाद नए किंगडम्स आए. ठीक है, नए मतलब कि पावरफुल जैसे एम्पायर बने. तो उसके बाद लेकिन 18 हाफ के बाद जो सबसे बड़ा पावरफुल जो एम्पायर था वो कौन थे, ब्रिटिश थे. डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी. और क्या आपको पता है कि जो ब्रिटिश थे वो पहले सिर्फ एक व्यापार करने के लिए आए थे. ठीक है, हमारे इंडिया में ये नहीं कि उनको रहना ही था, सिर्फ वो एक बिजनेस के पर्पज़ से आए थे और वर रिलक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज. और उनको कोई इच्छा भी नहीं थी. ठीक है, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनविलिंग. उनको बिल्कुल भी डिज़ायर नहीं थी कि उन्होंने कोई टेरिटरीज मतलब कि लैंड लेनी है, एक्वायर करनी है. हाउ डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ ए वास्ट एम्पायर. लेकिन किस तरीके से वो एक एम्पायर के मास्टर बन गए. देखो आए तो ट्रेड करने के लिए थे और किस तरीके से वो मास्टर बन गए, वो हम इस सारे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. अभी देखो ये साइड में दिया हुआ है, ये पिक्चर के साइड में थोड़ा सा क्लोज करके दिखाती हूँ. इस पिक्चर में क्या है, कुछ ब्रिटिशर्स हैं. ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जो बहादुर शाह जाफर है उसके जो बेटे हैं उसको अरेस्ट किया जा रहा है. कैप्टन हडसन ने अरेस्ट किया है. ठीक है, देखिए ये जो बेटे हैं, ये हमारा जो मतलब ये बहादुर शाह जाफर है इस पिक्चर में. तो जो कैप्टन हडसन है वो उसको क्या कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं. जब औरंगजेब की मतलब कि जब आफ्टर औरंगजेब देयर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल रूलर नहीं था, लेकिन उसके बाद एक एम्पेरर आया जिसका नेम क्या था, मुगल एम्पेरर में कंटिन्यू जो सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट रही है. और एक बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट, जिसमें 1857 में बहादुर शाह जाफर थे जो मुगल एम्पेरर उस टाइम के फेमस पर्सनैलिटी थे, नेचुरल लीडर थे. तो उन्होंने जब रिवोल्ट किया, तो जब कंपनी ने उसके रिवोल्ट को ख़त्म किया तो बहादुर शाह जाफर को मतलब कि अपने किंगडम को छोड़ के जाना पड़ा और जो उसके बेटे को उसके सामने ही मारा गया था.
मतलब जो लास्ट अगर औरंगजेब के बाद की बात आती है कि कोई जो फेमस जो लीडर बना है वो कौन है, हमारा बहादुर शाह जाफर ही हैं। ये हमारा क्या है, जो रूट्स हैं कि जब इंडिया में हमारे मतलब कि पूरे वर्ल्ड के मैप में जैसे जो हमारा इंडिया है उसमें किस तरीके से जो ट्रेड हुई है, ठीक है, जो ट्रेस है हमारा, ये देखो यहाँ से आपका ये यूरोप है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से ब्रिटिश आइलैंड जैसे आए हैं, यहाँ से आपके अफ्रीका के साउथ मतलब कि अफ्रीका के बिल्कुल ही साउथ पार्ट पे जो कैप ऑफ गुड होप है, यहाँ से होते हुए इन्होंने एंट्री की हमारे। देखो एंट्री करने के, देखो इंडिया में अगर ये आया, आपने नोटिस किया ना कि साउथ से ही एंट्री हुई है सारे के सारे, ठीक है, साउथ ईस्टर्न साइड से एंट्री हुई है। तो साउथ में अगर बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ से इन्होंने बॉम्बे से हमारे इंडिया में एंट्री करी है, ठीक है, और फिर यहाँ से हमारा जो पॉइंट है, यहाँ से मद्रास पॉइंट है, ठीक है, कलकत्ता हो गया है यहाँ पे। और अगर इधर से बात की जाए ईस्ट से साइड है तो कैंटोन प्लेस है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्ल्ड के मैप में हमें बताया गया है कि किस तरीके से जो हमारी जो बाहर की जो कंपनियां थी किस तरीके से इंडिया में एंट्री करी है उन्होंने। फिर बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से ईस्ट से आती है। इन 1600, अब 1600 सेंचुरी की बात है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर एक्वायर कर लिया, ठीक है। चार्टर का मतलब क्या होता है, एक परमिशन ले ली है। परमिशन किससे ले ली है, जो इंग्लैंड के जो रूलर हैं वो कौन है, इंग्लैंड के उस टाइम में कौन सी मतलब कि जो रूलर हैं कौन करते हैं, वो क्वीन एलिजाबेथ वन करते हैं, ठीक है, जो रानी एलिजाबेथ हैं। उससे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो एक चार्टर ले लेती है और उससे उन्हें परमिशन मिल जाती है कि वो ईस्ट से क्या करेंगे, ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। जब भी कोई जैसे कोई भी कंट्री है अगर दूसरी कंट्री में व्यापार करे तो उस कंट्री में पहले परमिशन लेनी होगी, तो उनको एक चार्टर मिल जाता है। तो इसका मतलब यह होता है कि नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कोड compete with ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उस चार्टर में ये था कि कोई और ट्रेडिंग कंपनी है ना जो इंग्लैंड में, सिर्फ वही कंपनी, ये नहीं कि एक उसको चार्टर मिल गया तो दूसरी कंपनी भी उसमें इंडिया में जाके ट्रेड करेंगे, नहीं। तो सिर्फ कोई और जो ट्रेडिंग कंपनी है वो इंग्लैंड में, वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को कम्पीट नहीं करेंगे। इस चार्टर में जो कंपनी थी वो कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस, और इस चार्टर के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो क्या है, ओशंस में के थ्रू मतलब जा सकती थी, लुकिंग फॉर और नई लैंड जिसपे वो चीज़ों को खरीद सकते थे चीप प्राइस पे, और उनको दोबारा वापस वो क्या कहाँ लेके जाते हैं, यूरोप में हायर सैलरी में प्राइस पे बेचने के लिए, ठीक है। आपने देखा ना यहाँ पे यूरोप से अब उनको जो क्वीन एलिजाबेथ से क्या मिल जाता है, चार्टर मिल जाता है, तो वो ईस्ट साइड से इंडिया में एंट्री करते हैं और चीप प्राइस पे चीज़ें खरीद के वापस यूरोप में जाके हायर प्राइस पे बेचते हैं। तो इस तरीके से वो बिजनेस कर रहे थे। तो कंपनी को क्या है कि कोई और फियर ही नहीं था कॉम्पिटिशन का फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी से। क्योंकि क्यों नहीं था फियर, क्योंकि उन्होंने चार्टर ही इसी चीज़ का लिया है कि और जो यूरोपियन कंट्रीज है वो नहीं जाएंगे, सिर्फ वही एक ही कंपनी जाएगी। जो मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज है, मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज का मतलब यही होता है कि लो प्राइस पे चीज़ लेके आप ज़्यादा मतलब कि हाई प्राइस पे चीज़ें बेचते हो तो उसको बोलते हो। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ें प्रॉफिट कमा रही थी, ठीक है, एंड सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि वो सस्ती चीज़ें ले पा रहे थे और महंगी चीज़ें, डियर का मतलब क्या होता है, महंगी चीज़ें बेच रहे थे, ठीक है। जो रॉयल चार्टर है हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स। अब देखो जो चार्टर निकला था उस चार्टर से वो क्या है कि दूसरी यूरोपियन जो कंपनी थी उनको ईस्टर्न साइड में मार्केट में एंटर करने के लिए वो रोक नहीं पा रहे थे, प्रिवेंट नहीं कर पा रहे थे, मतलब रोक नहीं पा रहे थे। तो उसी टाइम क्या हुआ, जो फर्स्ट इंग्लिश शिप थी जो सेल डाउन हुई थी वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में हुई थी, ठीक है। जो अफ्रीका का जो आपने देखा ना, अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट पार्ट है आपका, यहाँ से आपका वेस्ट कोस्ट में जो केप ऑफ गुड होप है और वो वहाँ से क्रॉस करते उन्होंने इंडियन ओशन में एंट्री की। और जो पुर्तगीज़ है, ठीक है, पुर्तगीज़ हैं, उन्होंने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर ली थी अपनी प्रेजेंस वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न जो पार्ट है उसमें इंडिया में अपना मतलब एंट्री कर ली थी। और उनका जो बेस पॉइंट क्या था, वो गोवा था, ठीक है। और इन फैक्ट इट वॉज द वास्को डिगामा, एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर। ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो वास्को डिगामा है, जो पुर्तगीज और एक्सप्लोरर हैं, पुर्तगाल से जो होते हैं ना, पुर्तगीज बोलते हैं उनको, तो उन्होंने डिस्कवर कर लिया था सी रूट इंडिया में 1498 में ही कर लिया था। और बाय द अर्ली 17th सेंचुरी जो डच थे वो भी एक्सप्लोर कर रहे थे ये मतलब कि इंडियन ओशन से किस तरीके से अपने उसको ट्रेड को एक्सप्लोर करें। सून जो फ्रेंच ट्रेड है राइड ऑन द सी, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्रेंच जो ट्रेडर्स हैं वो भी वहाँ पे पहुँचने लगे। तो प्रॉब्लम क्या थी कि जितनी भी कंपनी थी वो सभी इंटरेस्टेड होने लगे सेम चीज़ खरीदने में। अब एक बार बताओ, अब पहले एक कंपनी है, एक कंपनी क्या चीज़ खरीद रही है, फिर अपनी जगह जाके वो मार्केट में बेच रही है, तो एक कंपनी है तो वही फ़ायदा उठाएगी। जब सभी कंपनी आएंगी तो जो बेनिफिट है वो तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो जो फाइन क्वालिटी थी, जो कॉटन की, सिल्क की, जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रही थी मार्केट के मतलब कि यूरोप में,
और जो पेपर है, क्लोव्स है, कार्डेमन है, सिनेमन है, वो क्या है, ग्रेट डिमांड में थे। जो हमारे इंडिया में जो मतलब कि जैसे पेपर क्या होता है, काली मिर्च होता है, क्लोव लौंग होता है, इलायची और दालचीनी को बोलते हैं, ठीक है, इस टाइम में डिमांड में थे। जो कंपटीशन था यूरोपियन कंट्रीज़ में वो बहुत ही ज़्यादा था, मतलब चीज़ों को लेके कि वो चीज़ों को किस तरीके से खरीद सकते हैं और किस तरीके से इस प्रॉफिट को कम कर सकते हैं, दैट कुड बी कि कमा ले। द ओनली जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो सिर्फ जो ट्रेडिंग कंपनी थी ना वही फ्लरिश कर पा रही थी। और फ्लरिश कैसे कर पाएंगी, फ्लरिश तो फले फूलेंगी, मतलब कि उनको तरक्की मिलेगी, कब मिलेगी, जब वो एलिमिनेट करेंगे जो राइवल कंपटीशन है। मतलब कि मान लो एक कंपनी है, ठीक है, जब वो दूसरी कंपनी को हरा देगी, ठीक है, या उनको हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, जो राइवल कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको हटा देंगे, तभी वो उनको बेनिफिट होगा, तभी वो फ्लरिश कर पाएंगी, ग्रो कर पाएंगी। The urge to secure market therefore led to fierce battle between the trading companies। तो जो एक ये इच्छा थी कि हमें मार्केट में अपने सिक्योरिटी लेनी है, मतलब कि हमें पैर जमाने हैं, तो इसलिए जो बाकी जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उसमें लड़ाई होना तो स्वाभाविक बात है। तो थ्रू द 17 और 18 सेंचुरी में क्या हुआ, जो रेगुलरली सेंक ईच अदर शिप। तो अब इन्होंने क्या किया 17-18 सेंचुरी में कि एक दूसरे की शिप को डुबाना शुरू कर दिया कि अगर हम दूसरे की शिप को डुबा देंगे तो हम वहाँ पे चले जाएंगे व्यापार करने के लिए, रूट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो राइवल शिप थे उनको वो रोकते थे कि ताकि वो जो सप्लाई को मूव ना कर पाए। तो ट्रेड वर कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट वर प्रोटेक्टेड थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब देखो जब व्यापार हो रहा था, व्यापार के टाइम में क्या होता था, वो लोग अपने पास क्या रखते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे। आर्म्स क्या होता है, मतलब कि जैसे जो बंदूकें वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं। और जो पोस्ट हैं, तो जैसे जो भी जगह है उसको बचाने के लिए वो फोर्टिफिकेशन कर लेते हैं। फोर्टिफिकेशन वर्ड आपने देखो 6 क्लास में भी पढ़ा होगा। फोर्टिफिकेशन का मतलब किलेबंदी कर लेते हैं, जब अपनी जो जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे साइड में दीवारें जो बहुत लंबी लंबी कर लेते हैं, उसको फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। उससे क्या है कि उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है। तो दिस इफेक्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल रूलर्स। अब देखो जो ये एफर्ट थे जब अपनी सेटलमेंट के लिए फोर्टिफाई कर रहे थे, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो जो लोकल रूलर्स थे उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा ही आएगा ना। जो बाहर के लोग हैं आपस में दूसरों से लड़ रहे हैं हमारे यहाँ पे व्यापार करेंगे, जो लोकल रूल्स हम उनको भी तो महसूस होगा ना कि ये हमारे यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो जो कंपनी थी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो जो कंपनी को बड़ा मुश्किल सा हो गया था कि जो पॉलिटिक्स है उसे अपने इस ट्रेड को अलग करना। तो अब ये देखते हैं कि क्या हुआ फिर इसके बाद, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने सबसे पहले जो व्यापार है वो बंगाल में शुरू किया। जो फर्स्ट इंग्लिश जो फैक्ट्री थी, आपने ध्यान रखना है, ये फर्स्ट जो इंग्लिश फैक्ट्री थी वो हुगली नदी है उसके जो किनारे पर मतलब कि सबसे पहले एस्टेब्लिश की गई 1651 में, ठीक है। और दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच कंपनी ट्रेडर्स, और ये जो कंपनी का एक बेस पॉइंट था ये, जो जिसको क्या बोला जाता है, जिसको नोन एट द टाइम फैक्टर्स भी बोला जाता है कि फैक्टर्स ऑपरेटेड है, ठीक है। जो मतलब कि जैसे जब उन्होंने अपना व्यापार करना शुरू किया तो व्यापार करने का जो सबसे पहला मेन उन्होंने जो अपना अड्डा, जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले तो वो हुगली रिवर पे बनाया उन्होंने कि हम यहाँ से व्यापार करना शुरू करेंगे। और उस टाइम में उस चीज़ को क्या बोला जाता था, फैक्टर्स बोला जाता था। और उस फैक्ट्री में वो एक वेयर हाउस बना लेते। वेयर हाउस क्या होता है, अब देखो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनकी हिंदी नहीं होती, उनको हमें ऐसे समझना पड़ता है, मतलब हिंदी में भी वो बड़े अलग से ही होते हैं, है ना। तो हिंदी से बेटर है कि आप उसका मीनिंग समझो कि वेयर हाउस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे जो गुड्स को ना स्टोर करके रख लेते हैं। जैसे हम घर में स्टोर नहीं होते हैं क्या, जैसे कोई चीज़ अगर हम नहीं यूज़ कर रहे तो हम स्टोर में रख देते हैं ना, इसमें वेयर हाउस होते हैं। तो जहाँ पे गुड्स को हम ना मतलब कि एक्सपोर्ट करने के लिए बचा के रख लेते हैं। और जो ऑफिसर्स होते हैं उस कंपनी के और ऑफिशियल जो बैठते हैं वहाँ पे, और जैसे ट्रेड एक्सपेंड होता है जो कंपनी क्या करती है, वहाँ से जो मर्चेंट होते हैं, ट्रेडर होते हैं, आते हैं और वहीं पे फिर वहाँ पे सेटल भी हो जाते हैं। तो 1696 में इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट। फिर इन्होंने 1696 में क्या किया, किले बनाने शुरू कर दिए जहाँ पे सेटलमेंट। देखो सिंपल सी बात है, पहले उन्होंने एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी। फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के बाद उन्होंने एक वेयर हाउस एस्टेब्लिश किया। वेयर हाउस के बाद उन्होंने क्या किया, जो लोग वहाँ पे काम करने वाले थे वहीं पे रहना शुरू कर दिया। रहने के बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ पे किले बनाने शुरू कर दिए ताकि उनकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए। 2 साल के बाद क्या उन्होंने ना, जो मुगल ऑफिशियल थे उनको ब्राइब के तो रिश्वत देना शुरू कर दिया। और जो जमींदारी थी ताकि वो उनको गाँव वालों को गिफ्ट में दी जाए। तो जो गांव वाले थे उनको मतलब कि वो गिफ्ट में लैंड वगैरह दे देते थे। तो वन ऑफ दिस वाज, पहला जो क्या था कालिकता था, जो बाद में कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने क्या किया, मुगल एम्पायर्स को, जो औरंगजेब थे उनको मनाया कि वो एक फरमान दिया जाए। फरमान क्या होता है, कैसी परमिशन होती है, ठीक है, तो जो कंपनी वालों को मिले जिससे ताकि वो फ्रीली होके व्यापार करें। देखो हम कहीं किसी दूसरे जगह पे जाके व्यापार कर रहे हैं तो पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है ना, ऐसे तो जाके हम कहीं भी बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं कर पाते। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो वहाँ के औरंगजेब जो मुगल एम्पायर थे उनसे मतलब उनको मनाया कि एक ऐसा फरमान वो करे, ग्रांट दे उनको कि जिससे कंपनी वहाँ पे आराम से व्यापार कर पाए।
तो कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशन। अब कंपनी क्या चाहती थी भाई कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंसेशन, ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले और वो जो मैनिपुलेट कर पाए, जो उनका प्रिविलेज है, जो वहाँ पे रहने का जो अधिकार है, ठीक है, उसको मैनिपुलेट कर पाए एग्जिस्टिंग को। और औरंगजेब के जो फरमान था, फॉर एग्जांपल जैसे उनको फरमान मिल गया, ठीक है, कंपनी को अब राइट था कि वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, बट जो ऑफिशियल्स थे जो कंपनी के, वो क्या कर रहे थे, वो प्राइवेट ट्रेड भी रख रहे थे साइड बाय साइड, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टू पे ड्यूटी, कि उनको पे भी किया जाए। दे रिफ्यूज़ टू पे कोजिंग एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। अब उन्होंने मना कर दिया कि भाई वो उनको कोई पैसे नहीं देंगे, ठीक है, बंगाल की रिवेन्यू के लिए। उसमें फिर जब उनको देखो व्यापार करेंगे, उनको पैसे देने पड़ेंगे, तो बंगाल में जो पैसे आ रहे हैं तो उसमें तो लॉस होगा ना। तो अब किस तरीके से जो नवाब थे, जो बंगाल के, जो मुर्शिद कुली खान थे, उन्होंने कैसे विद्रोह नहीं किया, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे कि क्या उसने विद्रोह किया या नहीं किया, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कि जब वो व्यापार करने के लिए आ रहे थे, तो जो बंगाल के जो मुर्शिद कुली खान है, तो उन्होंने क्या किया कि उनको टैक्स देना पड़ेगा या नहीं टैक्स देना पड़ेगा, वो हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये अभी हमारा ये पिक्चर में बताया गया कि जैसे वो व्यापार करने के लिए ऐसे सी रूट से आते थे, तो जैसे आपस में किसी को वो डुबो भी देते थे, सैंक कर देते थे, ताकि भी वो व्यापार कर ले, ठीक है। इस तरीके से बॉर्डर पे आके वो अपना मतलब कि आ जाते थे सी रूट से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स, कि जैसे जो व्यापार करे थे उससे लड़ाइयाँ कैसे हुई, ठीक है। ये हमारे रॉबर्ट क्लाइव की पिक्चर दी गई है। तो अब जब ट्रेड हो रहे थे, ट्रेड करने से क्या है कि अब देखो एक जो एलिजाबेथ क्वीन है, तो उसने तो एक कंपनी को भेजा था, लेकिन उसको देखम देखी और कंपनियाँ भी आने लगी। जब और कंपनी आने लगी तो उनमें आपस में कंपटीशन होने लगा कि हमें फ्लरिश करना है, ठीक है, हम नहीं कर पाएंगे। फिर जब इस तरीके से होने लगा, कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, तो जो वहाँ के जो रीजनल जो एम्पायर थे, किंगडम कि जो वहाँ पे जो रूलर्स थे, उनको लगा कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है, तो फिर उनके साथ लड़ाइयाँ होने लगी। तो इन्होंने जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने उनको मनाने की कोशिश भी करी, ठीक है। तो अब यही सब हम पढ़ने वाले हैं कि जिस तरीके से वो ट्रेड करने के लिए आए थे ना, तो लेकिन बैटल्स कैसे हुई हैं। अब थ्रू द अर्ली 18th सेंचुरी द कॉन्फ्लिक्ट था, जो झगड़ा था जो कंपनी और नवाब्स के बीच में बंगाल वो बढ़ गया था, ठीक है। जो कंपनी वाले थे, जो बंगाल के नवाब थे, उसमें क्या हुआ 18th सेंचुरी में, मतलब कि वो झगड़ा थोड़ा बढ़ गया। अब जब औरंगजेब की डेथ हो गई, ठीक है, हमने शुरू से ही पढ़ा कि औरंगजेब की डेथ के बाद से हुआ था, तो जो बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने माना कि जो पावर और जो ऑटोनॉमी है, जो मतलब कि सत्ता है, वो जो रीजनल पावर है, वो क्या है कि उसी टाइम में कर रहे हैं, ठीक है। रीजनल पावर बन गई थी। जो मुर्शिद कुली खान है, जो हमने अभी पढ़ा था, वो क्या करते हैं, मुर्शिद कुली खान तो था ही, उसके बाद औरंगजेब के बाद फेमस जो लीडर था, उसके साथ साथ में अलीवर्दी खान भी हैं, सिराजुद्दौला खान भी हैं, एज द नवाब है, ठीक है, बंगाल के। तो इनमें से सभी के सभी वो क्या थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मना कर दिया कंपनी को, वो कंसेशन नहीं देंगे कि व्यापार करने के लिए जैसे पैसे देने होते ना, तो वो कह रहे थे कि भाई हमें कुछ उसमें कंसेशन मिलना चाहिए। तो उन्होंने कंसेशन देने के लिए मना कर दिया, और उन्होंने डिमांड किया कि उनको लास्ट ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि पैसे देने पड़ेंगे कंपनी को ट्रेड करनी है तो। और उन्होंने मना कर दिया कि वो कोई किसी प्रकार का जैसे जो मिंट कॉइन्स का मतलब कि सिक्कों का निर्माण है, सिक्के नहीं बना पाएंगे। और उन्होंने स्टॉप कर दिया एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन, जैसे वो बार बार क्या कर रहे थे, किलाबंदी कर रहे थे, अपने एरिया को बढ़ा रहे थे, अपने एरिया को सिक्योर कर दिया, हमारे ही है, तो फोर्टिफिकेशन के लिए भी मना कर दिया। तो एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट, ठीक है, इस धोखाधड़ी को, कंपनी की धोखाधड़ी को रोकने के लिए उन्होंने ये दावा किया कि जो कंपनी है वो डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, कि अगर मतलब उन्होंने कंपनी की धोखाधड़ी को रोकने के लिए उन्होंने क्या दावा किया कि जो कंपनी है, जो बंगाल की जो गवर्नमेंट से जो रेवेन्यू है उसको भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। अंडर माइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब, जो नवाब की जो अथॉरिटी उसको भी कम किया जाएगा, कि जो नवाब है उनकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो ये सब काम किए गए जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है। इट वॉज द रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, और उन्होंने मना कर दिया कि वो टैक्स पे नहीं करेंगे। और जैसे अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मना कर दिया कि वो टैक्स नहीं पे करेंगे। उन्होंने डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स भी लिखे और ट्राइंग किया कि वो नवाब को ह्यूमिलिएट करें और ऑफिशियल्स को, ताकि वो ह्यूमिलिएट करके उनको दबा लें, ठीक है। लेकिन कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल्स वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी, जो कंपनी है वो उन्होंने अपने पार्ट में डिक्लेयर किया कि ये एक अनजस्ट डिमांड है। एक मिनट यहाँ पे ना, एक मिनट, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, यहाँ पे सॉरी, इट मुझे लग रहा है कि इन्हीं के लिए ही है, मना किया गया था, ठीक है, ये मुगल्स एम्पायर के लिए, कि उन्होंने मना किया था कि वो टैक्स वगैरह पे नहीं करेंगे। और डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स भी लिखे और ह्यूमिलिएट किया नवाब वगैरह को, ऑफिशियल्स को,
ठीक है, इस लाइन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है, ट्राइंग टू ह्यूमिलिएट द नवाब, नहीं ये ब्रिटिशर्स के लिए ही है, सॉरी मैं पहले ठीक बता रही थी, ठीक है। हाँ, फिर क्या है कि द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर, और जो कंपनी ने क्या अपने पार्ट पर डिक्लेयर किया कि ये अनजस्ट डिमांड है, कि जो सारी डिमांड की गई है अभी ये बिल्कुल सही नहीं है, और वो जो ट्रेड है कंपनी से तो जो र्यून हो जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा सारा का सारा। जो ट्रेड है वो तभी फ्लरिश कर पाएगा अगर वो ड्यूटीज़ को, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो उनको हटा दिया जाएगा। और ये भी कन्विंस किया गया था कि अपनी ट्रेड को एक्सपांड करने के लिए उनको सेटलमेंट को एनलार्ज करना पड़ेगा, उनको नए गाँव भी खरीदने पड़ेंगे, नए फोर्ट्स भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये मैं बाहर वाले एरिया में बैठी हूँ आज रूम में, तो थोड़ा आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स है लेड टू द कॉन्फ्रंटेशन फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। अब जो कॉन्फ्लिक्ट था कि सामना करने का आपस में, और फाइनली क्या हुआ कि जो ये जो आप आमना सामना का जो कॉन्फ्लिक्ट था ये ख़त्म कब हुआ, फेमस जो बैटल हुई थी, एक प्लासी की बैटल हुई थी, बहुत ही फेमस बैटल है बैटल ऑफ प्लासी जिसको बोला गया। उसके बाद ये बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो ये कॉन्फ्लिक्ट था ना, जो मुगल जो एम्पायर्स थे और जो ब्रिटिशर्स के बीच में, वो ख़त्म हो गया था। अब देखते हैं कैसे। जब अलीवर्दी खान था, जब अलीवर्दी खान मर जाता है, ठीक है, अलीवर्दी खान ने ही मतलब कि बड़ा ही वो किया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अलीवर्दी खान हमने पढ़ा ना यहाँ पे मुर्शिद कुली खान के साथ जो अलीवर्दी खान था, ये सबने इनका विरोध किया। तो जब अलीवर्दी खान की डेथ हो गई 1756 में, जो सिराजुद्दौला था वो नवाब बन गया बंगाल का। तो कंपनी बड़ी चिंतित थी कि जो उसकी पावर थी, जो मतलब कि उन्होंने पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड, ठीक है। पपेट क्या होता है कि एक ऐसे पर्सन को अपने मतलब कि वो अपना बना लेते थे जो उसके इशारों पर नाचा था। तो कंपनी की बड़ी की चिंता में थी कि जब इसको पावर मिल गई है तो उसको पपेट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो ट्रेड है कंसेशन को विलिंगली मतलब कि क्या दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। सो उन्होंने ट्राई किया थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला रिवल बिकेम द नवाब। अब उन्होंने जब ट्राई किया तो क्या हुआ कि जब मतलब कि विदाउट बिना सक्सेस के, तो उन्होंने हेल्प करी सिराजुद्दौला के एक राइवल की ताकि वो नवाब बन जाए। तो एन इन्फ्रेटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर ऑफ हिज डोमेन। अब जब सिराजुद्दौला खान को पता लगा कि भी जो उनके जो राइवल है उनकी हेल्प की जा रही है, तो सिराजुद्दौला खान ने भी कंपनी का विद्रोह किया, ठीक है, कि भाई वो हमारे उसमें मतलब कि क्यों अफेयर्स में इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने फोर्टिफिकेशन को रोक दिया, रिवेन्यू जो पे कर रहे थे उसको भी रोक दिया। तो जब निगोशिएशन फेल्ड हो गया, मतलब कि निगोशिएशन का तो समझौता करते ब्रिटिशर्स थे जो सिराजुद्दौला खान के साथ, वो चीज़ फेल हो गई। तो जो नवाब थे उन्होंने मार्च किया, उन्होंने क्या है नवाब ने क्या किया, 30,000 सोल्जर्स के साथ इंग्लिश फैक्ट्री है जो कासिम बाजार की, वहाँ पे कंपनी ऑफिसर्स को पकड़ लिया, वेयर हाउस को मतलब कि लॉक कर दिया, ठीक है, डिसआर्म्ड कर दिया, इंग्लिश मैन्स हैं, ब्लॉक कर दिया इंग्लिश शिप्स को। तो उसके बाद उन्होंने कलकत्ता में जो एस्टेब्लिश है जो कंपनी फोर्ट है उसमें मतलब कि अपना कंट्रोल कर लिया। और इस न्यूज़ को सुन के जब कलकत्ता में ये न्यूज़ पहुंची तो कंपनी ऑफिसर्स थे उन्होंने भी मार्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी अपनी फोर्सेस भेजी अंडर द कमांडर रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में, और उन्होंने जो नेवल्स जो नए नए फ्लीट्स के मतलब कि रिइंफोर्स किया, नए नए भेड़े जैसे होते हैं ना लड़ाई करने के लिए, वो शुरू करे। तो प्रोलोंग रॉबर्ट क्लाइव लेड टू द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। अब क्या हुआ 1757 में मतलब कि रॉबर्ट क्लाइव ने भी कंपनी की आर्मी लेके सिराजुद्दौला के अगेंस्ट प्लासी में लड़ाई करे, ठीक है। वन ऑफ द मेन रीज़न क्या था इसका जो हार का था नवाब का, तो जो इस प्लासी की जो लड़ाई होती है इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और जो सिराजुद्दौला खान है वो हार जाता है। उसका रीज़न क्या था, उन्होंने क्या किया, जो मीर जाफ़र था ना, जो सिराजुद्दौला खान का जो मिनिस्टर था, आगे पर्सन था, तो वो जो मीर जाफ़र को तो उसने बोला था कि ये अपनी टीम लेके वहाँ से लड़ाई करनी है। तो जो मीर जाफ़र वहाँ पे पहुँचता ही नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो हार जाता है। और जो क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव ने मैनेज किया ताकि वो उसके सपोर्ट को सिक्योर कर पाए, और उसको फिर जैसे सिराजुद्दौला खान को तो मार ही दिया था, तो मारने के बाद भी उसको मीर जाफ़र को राजा बना दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो बैटल ऑफ प्लासी है वो फेमस बनी, और इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी वॉन इन इंडिया। और ये फर्स्ट मेजर विक्ट्री थी कंपनी की इंडिया में पहली बार, मतलब कि उनको हराने के बाद मतलब कि उन्होंने मीर जाफ़र को तो बना ही दिया था राजा। और देखो अब ये पूरा आपने पढ़ने के बाद आपको भी पता लग गया होगा कि जो सिराजुद्दौला खान की हार का कारण कौन बना, अपने ही लोग बने, ठीक है। मीर जाफ़र ने धोखा दिया, अदरवाइज मीर जाफ़र अगर धोखा ना देता तो शायद प्लासी की बैटल में सिराजुद्दौला खान ने ही जीतना था, है ना। फिर उसके बाद हम क्या है ये छोड़ते हैं, इसको स्किप कर देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द डिफीटेड प्लासी की लड़ाई हार के बाद क्या हुआ, जो सिराजुद्दौला खान था उसको, एक मिनट ये मेरा हाथ हिल रहा है, सिराजुद्दौला खान था वो जैसे उसको मारा जाता है तो मीर जाफ़र को क्या है नया नवाब बना दिया जाता है। जो कंपनी है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि भी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब कि चलाना, तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि देखो कंपनी को ये नहीं था उस टाइम तक कि भाई सिराजुद्दौला खान मर गया तो भाई हम कब्जा कर लेते हैं, हम राइट वो कर लेते हैं। उनको सिर्फ ये था कि भाई हम जिस पर्सन को बिठा रहे ना बस वो हमारी सुने, हमारे अकॉर्डिंग काम चलाएं, क्योंकि उनका प्राइम जो मोटिव था ना जो ब्रिटिशर्स का वो था सिर्फ ट्रेड चलाना उनको। तो इफ़
दिस कुड बी डन, अगर बिना किसी लड़ाई झगड़े के अगर ऐसा हो जाए, ठीक है, किसी लोकल रूलर की हेल्प से, तो वो बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, वो उनके लिए प्रिविलेज का काम था। सुन जो कंपनी है वो डिस्कवर करती है कि दिस वो अब धीरे धीरे कंपनी को, पहले तो क्या था कि वो उनको लगता था कि कोई उनको एक ऐसा लोकल रूलर मिल जाए जो उनके अकॉर्डिंग काम करे, तो उनका काम स्मूथली हो जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे इस काम में भी डिफिकल्टी आने लगी। तो जो पपेट जो नवाब होते थे, पपेट मतलब कि जो नवाब उनके अकॉर्डिंग ही काम करते थे, वो हेल्प मतलब कि वर नॉट ऑलवेज, वो हमेशा हेल्पफुल नहीं होते कंपनी के। तो वो क्योंकि उनको भी अपनी, जैसे अब मान लो कोई राजा बन गया, ठीक है, और वो पपेट है ब्रिटिशर्स का, तो लेकिन वो राजा बनने के लिए उसको अपने प्रजा का दिल जीतने के लिए उनको अकॉर्डिंग भी तो काम करना पड़ेगा ना, उनकी डिग्निटी, उनकी सोवरेनिटी, उनके अधिकारों को, डिग्निटी को मेंटेन करना तो पड़ेगा ही ना। तो उसके लिए फिर उनको ब्रिटिशर्स को भी इग्नोर करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। फिर ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम थी कि वो हमारी बात नहीं सुन रहे, तो कंपनी क्या कर सकती है इस मामले में। तो जब मीर जाफर ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया ना कि भाई हाँ ऐसा नहीं होगा, तो कंपनी ने उसको निकाल दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मीर कासिम को उसकी जगह पर बना दिया। फिर मीर कासिम ने भी कंप्लेंट करना शुरू कर दिया थोड़े टाइम के बाद। फिर मीर कासिम और उनकी ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई, जिसको बक्सर की लड़ाई बोला गया 1764 में बंगाल में। तो मीर जाफर को दोबारा से फिर उन्होंने बना दिया। अब नवाब्स को क्या करना पड़ता था, जो 5,00,000 हर मंथ ना पे करने पड़ते थे कंपनी को, ताकि जो युद्ध में जो खर्चा वगैरह ना उसका मतलब कि उनको पे करना पड़ता था। तो इसकी वजह से जो उनकी ट्रेड की जो डिमांड है वो बढ़ गई, तो अदर एक्सपेंसेस भी, तो अब उनको और ज़्यादा टेरिटरी चाहिए थे, और ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तो मीर जाफर जब 1765 में मर जाता है, तो जो कंपनी का जो मूड था वो थोड़ा चेंज हो गया। उनका ये मानना था कि अब ना बल्कि नवाब है जो ऐसे पपेट रखता है, वो भाई सही नहीं कर पा रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब ओवरसेल्फ, कि अब तो हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा, मतलब अब तो हमें खुद ही रूल करना पड़ेगा। फाइनली क्या हुआ कि 1765 में जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने अपॉइंट कर दिया कंपनी को एज ए, तो जो मुगल एम्पायर थे उन्होंने अपॉइंट किया कंपनी को एज ए दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल, ठीक है, एज ए दीवान उनको अपॉइंट कर दिया। तो दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ अ वास्ट रिवेन्यूज। अब जो दीवानी जब उन्होंने जो उनको मतलब कि वो एक पोजीशन दे दी, तो पोजीशन के बाद वो जो कंपनी थी वो उसका रिवेन्यू को यूज़ भी कर पाते थे। रिवेन्यू क्या, बंगाल में जो जहाँ से पैसे आ रहे हैं ना, टैक्स लेंगे, जो पैसे से गवर्नमेंट चलाती है, इस तरीके से वो उसको यूज़ कर पाती थी। इससे जो उनकी मेजर प्रॉब्लम है भाई वो सोल्व हो गई। अब कंपनी क्या है जो पहले फेस कर रही थी, जब उनको मुगल एम्पायर्स ने, कंपनी ने ऐसे दीवान ही अपॉइंट कर दिया, दीवान बनने के बाद उनको रिवेन्यू मिल गई, तो पैसे आ रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत आएगी। तो जो 18वीं सेंचुरी में जो ट्रेड था इंडिया का वो एक्सपैंड हो गया, और जिससे वो क्या चीज़ों को खरीद सकते थे, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, और उसको ब्रिटेन में भेज देते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्रिटेन थे वो उनके पास अब कोई चीज़ें नहीं थी इंडिया में बेचने के लिए, तो जो ओवरफ्लो था जब गोल्ड का जो ब्रिटेन से, अब वो स्लो डाउन हो गया बैटल प्लासी के बाद, एंटायरली स्टॉप्ड ही हो गया, ठीक है, ताकि भाई जो, क्योंकि माना गया था दीवानी के एग्जीबिशंस के बाद, अब जो रिवेन्यू थी इंडिया की वो क्या है कि फाइनेंस कर पाते थे। अब क्या है कि उनको बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी, अब जो इंडिया है वो फाइनेंस कर देती थी कंपनी के खर्चे को। जैसे उनको पहले क्या होता था कि चीज़ें वगैरह खरीदने के लिए ब्रिटेन से ही गोल्ड वगैरह मंगवाना पड़ता था, लेकिन प्लासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ कि उनको दीवानी मिल गई। दीवानी मिलने के बाद उनको रिवेन्यू वहीं से मिलनी शुरू हो गई। तो जो रिवेन्यू थी उसको वो क्या यूज़ कर रहे थे, वहीं से कॉटन खरीदते थे, वहीं से सिल्क टेक्सटाइल खरीदते थे, और कंपनी के जो ट्रूप्स हैं, जैसे कंपनी में चलाने के लिए अब जैसे फोर्स वगैरह होती है, अभी उनको पैसे वगैरह तो चाहिए होते हैं ना, तो अब उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, कंपनी के ऑफिसेज हैं, उनको चलाने के लिए उनको पैसे वहीं से ही मिलने लगे। अब जो कंपनी के जो ऑफिशियल थे बिकम नबोब्स। नबोब्स यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, वैसे तो नवाब ही है हिंदी में, नबोब्स से जो इंग्लिश में ना उनकी अपनी लैंग्वेज में वो क्या बोलते थे, नवाब को नबोब्स बोलते थे, कि भाई वो अब नबोब ही बन गए हैं। इसका मतलब क्या है, नवाब्स का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ऑफकोर्स की जो कंपनी ने एक्वायर कर लिया, भाई अब कंपनी को ज़्यादा पावर मिल गई, ज़्यादा अथॉरिटी मिल गई है, बट इसका मतलब कुछ और है, समथिंग एल्स है। जो हर कंपनी के जो सर्वेंट हैं वो अब उन्होंने अपना ही एक विज़न बना लिया। पहले तो क्या थे, वो लोकल रूलर्स को पपेट बना के उस तरीके से काम करवाते थे। अब उन्होंने क्या सोचा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ये गद्दारी करने शुरू कर दिया, हम तो खुद ही नवाब बनेंगे। भाई उन्होंने अपना नवाब की तरफ अपना विज़न सेट कर लिया कि हम नवाब की तरह सोचेंगे। अब बैटल प्लासी की लड़ाई के बाद क्या हुआ, जो एक्चुअल नवाब थे ना बंगाल के, उन्होंने फोर्स किया, अब उनको फोर्स किया गया कि भाई उनको लैंड दो, भाई तो भाई हमने तुम्हें हराया है तो हमें लैंड देनी पड़ेगी, और कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे गिफ्ट के तौर पे। भाई गिफ्ट जैसे कंपनी ऑफिशियल को दोगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपने आप ही एमएस का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे उसने इकट्ठे कर लिए इस तरीके से, लैंड लेकर, पैसे लेकर। तो उसको मद्रास में ही हैड कम टू, उसको फिर मद्रास आना पड़ा। अब चेन्नई है जो इंग्लैंड से 1743 में 18 की एज थी सिर्फ उसकी, और जब 1767 में उसने इंडिया को लेफ्ट किया, तो जो उसकी जो पैसे उसके पास देखो 401 पाउंड्स 102, ठीक है, ये 401
0.102 पाउंड उसने इतने पैसे कमा लिए। तो इंटरेस्टिंगली क्या है कि जब उसका पॉइंट किया गया गवर्नर बंगाल का 1764 में, अभी आपको ये भी देखना है कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया, 1764 में बनाया गया। और उसको बोला गया कि जो उसकी रिवेन्यू करप्शन है जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, बट उसने खुद ही उसको, अब देखो ना क्या होता है कि इनको पूरी डिटेल देनी पड़ती थी अपनी कंपनी को कि भाई वो कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। तो उसको खुद ही क्रॉस एग्जामिन किया गया, उसको चेक किया गया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में देखा गया कि भी वो जब 1772 में, तो उसको वो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे मिले, उसका इस बात का सस्पिशियस किया गया, डाउट किया गया। ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड, अब उसको जॉब से निकाला गया, ही कमिटेड सुसाइड। और जब उस पर धोखाधड़ी का इल्जाम आया ना कि उसने तो इतने पैसे हड़प लिए, तो उसने बाद में अपनी 1774 में सुसाइड कर ली थी रॉबर्ट क्लाइव ने। अब नॉट ऑल द कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन द मार्केट मनी लाइक क्लाइव। अब देखो ये तो नहीं कि रॉबर्ट क्लाइव ने जिस तरीके से पैसे कमाए हैं ऐसे और कंपनी के मेंबर्स भी ऐसे ही कमाएंगे। तो काफ़ी इसमें से मर भी गए थे, जल्दी डेथ हो जाती थी, किसी को डिजीज़ हो गया या वार में, ठीक है। और कुछ और मतलब कि जैसे कुछ लोग करप्ट नहीं कर पाते थे और कुछ लोग डिसऑनेस्ट भी नहीं थे, ये भी रीज़न था, है ना। मैनी ऑफ देम आए सिर्फ एक हम्बल बैकग्राउंड से थे, फिर अपर मोस्ट उनकी डिज़ायर क्या थी, सिर्फ कि पैसा कमाना ही था। उनको ये था कि सिर्फ हमें कमाना है, ज़्यादा नहीं वो कब्जा करना। भाई ब्रिटेन में हम वापस चले जाएंगे, कुछ अपना मतलब कि ब्रिटेन में जाके अपनी अच्छी से कंफर्टेबल लाइफ जी लेंगे अगर हमने इंडिया से कमा लिया। तो दोज हु मैनेज टू रिटर्न, जो सिर्फ मैनेज कर लेते ना कि धन कमाने के बाद वापस चल जाते थे, वो फ्लैशली फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, वो अपने अच्छे से लाइफ को मतलब कि फ्लॉन्ट कर पाते थे, अच्छी से लाइफ जी पाते थे। और जिसको बोला जाता था नवाब बोला जाता, ठीक है। एंड इंग्लिशियन वर्जन है जो इंडियन वर्ड्स का, नवाब का ही है वर्ड जो मैंने आपको पहले बताया था। और उनको हमेशा देखा जाता था कि भी वो हमेशा देखा था कि अप स्टार्ट्स हैं, मतलब कि अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सोशल क्लाइंबर्स हैं ब्रिटिश सोसाइटी में, और वर रिडिकुलर और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स, और जिनका मतलब कि प्लेज और कार्टून में मजाक भी उड़ाया जाता था कि देखो ब्रिटिशर्स कैसे कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो जो हम आगे है ना कंपनी ने किस तरीके से रूल को एक्सपेंड किया, टिपू सुल्तान है, टाइगर ऑफ मैसूर है, द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ये हम एंड सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, कंक्लूजन है, ये हम ना नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे क्योंकि 1 घंटे की वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट में आंसर करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कुछ इससे रिलेटेड कुछ पूछते हैं तो, क्योंकि पूछता भी इंसान तभी है जब उसको कुछ समझ में आता है, ये एक सच्चाई होती है, ठीक है। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, आपको दोबारा सुनो, क्योंकि आपके लिए चीज़ें नई है। एक टीचर के लिए क्या होता है कि वो चीज़ें पढ़ी होती हैं तो इतना नया नहीं होता, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे तो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बाय बाय।